प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुमित जीएस वर्ल्ड पे। मैं आपका अध्यापक सुमित कौशिक लेकर आ गया हूं दूसरा अपना सफर का वीडियो जो हमने शुरुआत किया था। भारत के भूगोल के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, लेकिन उससे पहले एक वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व के भूगोल का एक छोटा सा चैप्टर जो हमारे भारत के भूगोल में बहुत काम आने वाला है, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाओं के नाम से पुकारता है। कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग दुनिया में पहली बार फोनीसियन नामक व्यक्ति ने 600 ईसा पूर्व किया था। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति है 400 ईसा पूर्व, लगभग पॉलिनेशियन नामक व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर द क्राइस्ट, इरेटोसथनीज नाम का व्यक्ति है जिसने इन अक्षांश देशांतरों का सही तरीके से प्रयोग करके दिखाया, और इसने ही व्यवस्थित भूगोल को खोज के दिया था। इसीलिए इसको व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं। किसको भैया? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के फादर है, यानी कि क्या भैया अपने पास में पिता कह सकते हो, जनक कह सकते हो। उसके बाद में टालमी नामक व्यक्ति ने भी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर के बारे में काम करने का जो है आपके सामने पेश किया। 190 ईसा पूर्व से लेके 120 ईसा पूर्व यानी कि 190 बीसी टू 120 बीसी के बीच में एक व्यक्ति आता है हिपार्कस, जिसने अक्षांश देशांतर रेखाओं का तरीके से प्रयोग किया। उसके बाद 1530 ईस्वी में हमारे लिए जो अक्षांश देशांतर का सही सटीक विश्लेषण करके दिया, जेम्पा फ्रीसियस नामक व्यक्ति ने, जो आपके लिए अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करके दिया। उसके बाद में एक व्यक्ति है जिसका नाम है हैरिसन। 16वीं शताब्दी की बात है। हैरिसन नाम का व्यक्ति जो है H4 यानी कि समुद्री कालक्रम, समुद्र के अंदर यानी कि सी के अंदर, आपका ओशियंस के अंदर जिस प्रकार से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मापा जाए, उसके लिए एक H4 नाम की यूनिट डेवलप की थी, जिससे हम लोग अक्षांश और देशांतर को माप सके। तो चलिए अपन अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये कुछ लोग थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर का कभी कभी प्रयोग करके हमारे सामने पेश करने का काम किया। इससे आगे का हिसाब किताब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है, यानी कि जिसको आप लोग अर्थ बोलते हो, पृथ्वी को इन्होंने भू माना है यानी कि जियो, और इसके कृत्रिम आकार को यानी कि आर्टिफिशियल जो लुक है, कौन सा कृत्रिम जो आकार है किसका? पृथ्वी का, इसको उन्होंने शुरुआत में कहा था लवभक्ष गोलाब, जिसको इंग्लिश वालों ने नाम दिया जियोड। बाद में चल के आधुनिक जो 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम बताया गया मार्टिन। क्या नाम बताया गया? मार्टिन बेहम नाम का व्यक्ति है, जिसने आपके सामने जियोड का एक संशोधित रूप पेश किया, जिसको आप लोग किसके नाम से पुकारते हो बेटा? ग्लोब के नाम से पुकारते। देखिएगा, ये कहता है कि जी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके ग्लोब पे है, बट ग्लोब यानी कि पृथ्वी का आर्टिफिशियल लुक है, यानी कि अर्थ, भू यानी कि उसको माना यानी कि जियो। तो इसका जो पहला कृत्रिम आकार तैयार हुआ था उसको इन्होंने लवभक्ष गोलाब यानी कि जियोड कहा था। बाद में इसका बदला हुआ रूप एक आता है 1492 ईस्वी में, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मार्टिन बेहम नाम का व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आधुनिक ग्लोब को जो है ना आपके सामने परिभाषित किया है और आपके सामने ग्लोब को लेके आया है। कौन भैया? ये मार्टिन बेहम नाम का व्यक्ति है, जिसने पहली बार जो है अपने यहाँ पे ग्लोब को तरीके से पेश करने का काम किया था। चलिए आगे से हम बात करते हैं इसमें। ये ग्लोब के बारे में बातचीत हुई आपकी, उससे आगे बात करते हैं हम लोग किसी अक्षांश और देशांतर के बारे में। कहता जी ये ग्लोब आपका है, इस ग्लोब की अगर मैं बात करूं
तो इसके ऊपर आपकी 4 अलग अलग डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए इन चारों डायरेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। अब कह रहे हैं जी आपके पास 2 चैप्टर, एक अक्षांश और देशांतर। उसमें से हम पहले पढ़ेंगे अक्षांश को और फिर पढ़ेंगे किसको भैया, देशांतर को। कौन कौन सी रेखाओं के बारे में बात कर रहा है, पहले अक्षांश के बारे में बात करेंगे और फिर किसके बारे में, देशांतर के बारे में बात करेंगे। वो कह रहे हैं जी हमारी जो अर्थ का आर्टिफिशियल लुक तैयार किया गया, जिसको हम लोग आजकल ग्लोब के नाम से पुकारते हैं, उस ग्लोब पर इस साइड एक 0 पॉइंट रखा गया, इस साइड एक 0 पॉइंट रखा गया और इसका नाम रखा गया 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम रखा गया भैया, 0 डिग्री अक्षांश नाम रखा गया। अब ये 0 डिग्री अक्षांश का मतलब इन पे यहां पे आया कि जी ये लैटिट्यूड है, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो 0 डिग्री अक्षांश दोनों तरफ आया। इसी प्रकार क्या करता है वो, यहां से फिर 1 2 3 करता हुआ था, इस यहां पे आता है, यहां पे उसको 90 डिग्री लैटिट्यूड मिलता है, 90 डिग्री अक्षांश मिलता है। उसी प्रकार टॉप ऑफ द नॉर्थ जहां पे गया, उत्तरी हिस्से में, वहां पे इसको 90 डिग्री मिलता है। तो टोटल अगर मैं बात करूं, उसने क्वेश्चन पूछा कि ग्लोब पर कुल अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की संख्या कितनी है, हाउ मैनी टोटल लैटिट्यूड ऑन ग्लोब, यानी कि इस ग्लोब पे कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, नॉट रेखा, नॉट लाइन। कह रहे कि केवल अक्षांश बताइए, कुल अक्षांश आपके कितने हैं। तो इससे ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है, जिसको अपन उत्तर बोलते हैं, तो इसमें हमारे पास संख्या कितनी आई भैया, 90, क्योंकि 90 पॉइंट बने। दूसरा हिस्सा साउथर्न है, जिसको आप लोग दक्षिणी बोलते हो, उसमें भी कितना मिला इसको, 90, 90 प्लस 90 180, 0 वाला एक कॉमन हो गया, टोटल कितना हो गया 181। तो हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर कुल अक्षांश की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो कितना बन पाया, 181 यहां पे बन पाया। उसके बाद कहता है जी जो लैटिट्यूड हमने बनाई, जो अक्षांश हमने दोनों तरफ लगाई, उनको एक डॉटेड लाइन से मिला दिया गया। अब जैसे ही इनको मिलाया, दोनों बिंदुओं को मिलाया, तो ये रेखा बन गई। इस रेखा ने पृथ्वी यानी कि भू को बीचों बीच बांटा, बीचों बीच यानी कि मध्य से बांटा, यानी कि इस रेखा का नाम क्या हो गया, भूमध्य रेखा। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से जो रेखा गुजर रही है आपकी, क्या नाम बताया, भूमध्य रेखा। अंग्रेजी वाले इसको क्या कहते हैं भैया, इक्वेटर लाइन। कौन सा लाइन बोला गया इसको, इक्वेटर लाइन बोला गया। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखा है, उसको नाम क्या दिया गया, भूमध्य रेखा दिया गया, इक्वेटर लाइन इसको नाम दिया गया। उससे ऊपर 1 पॉइंट से 1 को मिलाया गया, 2 को 2 से मिलाया गया, 3 से 3 को मिलाया गया, इस प्रकार मिलाता मिलाता लास्ट में 89 को 89 से ही मिला पाया। किसको मिला पाया, 89 को 89 से ही मिला पाया। 90 सिंगल डॉट हो गया। अब जो 90 है वो सिंगल डॉट हो गया, यानी कि अकेला डॉट हो गया, और लाइन बनाने के लिए 2 डॉट की जरूरत थी। तो इसलिए इस नॉर्थन साइड में, यानी कि जो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर बना, यानी कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध बना, इस उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं खींच पाया वो, 89। सेम टू सेम ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आया, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आया। अब भैया जब दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में आया, तो बंदे के पास फिर वही 89 बन पाई। यानी कि दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वेटर ने क्या किया, हमारी अर्थ के 2 टुकड़े किए।
पहला टुकड़ा नॉर्थन हेमिस्फीयर, जिसको उत्तरी गोलार्ध कहा। दूसरा टुकड़ा साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध इसने कहा। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो पॉइंट बनाए थे अक्षांशों के यानी कि लैटिट्यूड के, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बना पाया, उत्तरी गोलार्ध में बना पाया 89, दक्षिणी गोलार्ध में बना पाया 89, यानी कि दोनों तरफ का 90 सिंगल डॉट था। और सिंगल डॉट होने के कारण वहां से रेखा नहीं बन पाई, इसलिए 89 रेखा ऊपर की तरफ बनी, 89 रेखा नीचे की तरफ बनी। अब उसका अगला क्वेश्चन क्या था जी? अगला क्वेश्चन इसका है ये कि भैया ये जो ग्लोब है आपका, उस ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा कितनी है? अब बोला लैटिट्यूड लाइन कितना है, ऊपर क्या पूछा? ओनली लैटिट्यूड। देन आंसर कितना है? 181। अब कह रहे जी ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा कितनी है? तो अक्षांश रेखा में हमने देखा कि जी नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें मेरे पास रेखा खींची आई कितनी भैया? 89। दूसरा कह रहा जी साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, इसमें भी कितनी रेखा खींच पाया? 89। 89 प्लस 89 178, प्लस में एक जीरो वाले यानी कि 179, यानी कि ग्लोब पर अब कुल अक्षांश रेखा की संख्या, हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूड ऑन ग्लोब, देन कितना आंसर आया? 179 आंसर यहां पे आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 179। अब वो कह रहा है जी जो इक्वेटर है ना, 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसको मैंने प्रधान अक्षांश मान लिया, हेड ऑफ द लैटिट्यूड लाइन माना। अब प्रधान कभी भी मेंबर में काउंट होता ही नहीं भैया, अब प्रधान मेंबर में काउंट नहीं होता, तो इसीलिए उसको यहां से हटना पड़ेगा। तो जब अगर वो कुल नहीं लगाएगा, पूछेगा कि ग्लोब पे अक्षांश की संख्या कितनी है, देन आंसर कितना आ जाएगा? 180। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल, तो आंसर कितना आएगा? 181। कुल हटा के पूछेगा, अकेला अक्षांश पूछ रहा है, अकेला लैटिट्यूड पूछ रहा है, तो आंसर कितना आएगा? 180 आएगा। उसी प्रकार यहां पे ये अगर कह रहा है कि ग्लोब पर कुल अक्षांश कितनी है, हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूड लाइन ऑन द ग्लोब, देन आंसर कितना आएगा? 179। अब जब कुल को हटा देगा, पूछेगा अक्षांश रेखा कितनी है, देन आंसर कितना आएगा? 178। यानी कि यहां पे अपने 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर लाइन, जिसको आप लोग भूमध्य रेखा बोलते हो। भूमध्य रेखा से ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर है, भूमध्य रेखा से नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी 90 पॉइंट बन पाए, दक्षिणी गोलार्ध में 90 पॉइंट बन पाए, यानी कि 90 लैटिट्यूड आपकी ऊपर है, 90 लैटिट्यूड नीचे है। तो हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब, देन नॉर्थन आर द 90, साउथर्न आर द 90, 90 प्लस 90 180, एक जीरो वाला 181, टोटल कहेगा तो 181। अब दोनों पॉइंटों को मिला के वो लाइन यानी कि रेखा बनाना शुरू करता है, और जब उसने रेखा बनानी शुरू की तो ऊपर भी 89 बना पाया, नीचे भी 89 बना पाया, क्योंकि दोनों तरफ का 90 सिंगल डॉट था। अब दोनों तरफ का 90 अगर सिंगल डॉट है, तो क्योंकि जब तक डबल डॉट नहीं आएगा, दो बिंदु नहीं होंगे जब तक, तब तक यह रेखा नहीं बने। अब रेखा नहीं बनेगी तो सिंगल डॉट पे रेखा क्यों कर बनाओगे? अब सिंगल डॉट पे नहीं बनाओगे तो वो नहीं बन पाएगी। तो ऊपर की तरफ कितनी बना पाया? 89 रेखा बना पाया भाई, और नीचे भी 89 बना पाया। तो अब क्वेश्चन अगले का क्या रहा कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, हाउ मैनी टोटल लैटिट्यूड लाइन ऑन ग्लोब। द नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 89 बताई, साउथर्न में 89 बताई, तो टोटल 178, एक जीरो वाली कितना आई? 179। अब वो कह रहा है जी मैंने तो 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा को प्रधान माना है,
अब भैया प्रधान कभी भी मेंबर्स में काउंट नहीं होता। अब मेंबर में काउंट नहीं होता तो इजीली इसको निकालना पड़ेगा। निकालोगे तो क्या होगा, कुल हटाएगा, कुल हटेगा तो अक्षांश 180 रह जाएंगे, रेखा 178 रह जाएंगे। इस प्रकार शुरुआत रही आपकी कौन सी रेखा की भैया, अक्षांश रेखाओं की। अब वो कह रहा है कि जी ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, क्या कह रहे हैं, ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मापने के लिए एक गारे नामक यूनिट का प्रयोग किया गया। कौन सी यूनिट का प्रयोग किया गया, गारे। कि ग्लोब पे जो अक्षांश है यानी कि लैटिट्यूड लाइन है उनके बीच की दूरी मापनी है, डिस्टेंस मापना है। और जब उनके बीच का डिस्टेंस मापना शुरू किया तो गारे यूनिट का यूज किया, तो दोनों तरफ की बात आई कि कम से कम दूरी कितनी होगी, मिनिमम कितना होगा, और जी अधिक से अधिक कितनी होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, मिनिमम डिस्टेंस बताइए। कि भाई अधिक से अधिक डिस्टेंस कितना होगा दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, कम से कम डिस्टेंस कितना होगा दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। हाउ मैनी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस, हाउ मैनी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन। जब उनको मेजर किया गया तो पता लगा कि अक्षांश रेखाएं तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि इनका नाम समानांतर रेखा है। इनका अंतर हमेशा बराबर रहता है, ना बढ़ता ना घटता। इस केस में कम से कम दूरी भी कितनी रही, 111 किलोमीटर। अधिक से अधिक भी कितनी रही भैया, 111 किलोमीटर। इसीलिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मापने के लिए गारे नामक यूनिट का प्रयोग किया गया था। और गारे की कम तक कम दूरी और फालतू तक फालतू दूरी 111 पाई, क्योंकि उन दोनों के बीच में अंतर हर जगह तक बराबर था। और बराबर था जाते अक्षांश रेखा का नाम के दर दिया, समानांतर रेखा भी दर दिया, मतलब पैरेलल लाइन भी रख दिया। क्लियर है। इस प्रकार अपने पास कौन सी रेखा के बारे में बातचीत चल रही थी, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड लाइन। अब वो कह रहे कि जी अक्षांश रेखाओं का प्रयोग ग्लोब पे किया जाता है दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करने, दो सिटी के बीच का डिस्टेंस, शहरों के बीच की दूरी मापने के लिए, डिस्टेंस मापने के लिए आप प्रयोग करते हो कौन सी रेखाओं का बेटा, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हो। अब दो शहरों के बीच की क्या मापी जाती है, दूरी, और उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये आज इस स्लाइड के अंदर जो चीजें आपके सामने देखी वो ये है कि किस प्रकार अक्षांश रेखा ग्लोब पर बढ़ी हुई है, किस प्रकार वो पश्चिम से पूर्व जाती है, किस प्रकार उनका डॉट निर्धारित होता है, किस प्रकार हेमिस्फीयर डिसाइड होता है, किस प्रकार लैटिट्यूड बनता है, किस प्रकार लैटिट्यूड लाइन बनता है, और किस प्रकार उनके बीच का इक्वली डिस्टेंस मेजर किया गया, और उसके हिसाब से अक्षांश रेखाओं का यूज क्या रहा कि दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग ग्लोब पे किसका प्रयोग करते हैं, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड लाइन का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे। अक्षांश का ही है, लैटिट्यूड का ही है, यहां तक कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा अपने सामने फिर एक ग्लोब बन के तैयार हुआ, और इसके बीचों बीच हमने एक रेखा को गुजारा जिसको हमने नाम दिया था 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम दिया था भैया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। कौन सी लाइन बताई थी या, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन बताई गई थी। अब क्योंकि इसने पृथ्वी को बीचों बीच बांटा था, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया था, भूमध्य रेखा।
अंग्रेजी वाला ने इसके नाम दिया था इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन बोला था इसको? इक्वेटर लाइन। अब ये कह रहा है जी मैंने दो अलग अलग गोलार्धों में इस पृथ्वी को बांट दिया। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फीयर, जिसको आप लोग किसके नाम से पुकारते हो बेटा? उत्तरी गोलार्ध के नाम से। और नीचे वाला हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से पुकारते हैं। भूमध्य रेखा ने हमारी पृथ्वी के दो बराबर टुकड़े किए। अब जो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश होगा वो उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश होगा वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। उनमें से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंटों को उठाया। जैसे ऊपर की तरफ जाओगे 23.5, इस रेखा का नाम हमने रखा कर्क रेखा। इंग्लिश वालों ने इसका नाम क्या रखा? कैंसर लाइन। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा गुजरती है उसका नाम रखा गया कर्क रेखा। 23.5 नॉर्थन लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड कैंसर लाइन। उसी प्रकार दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम इन्होंने रखा मकर रेखा, मतलब कैंसर लाइन। कौन सी है भैया? कैप्रिकॉर्न लाइन। सॉरी, कौन सी लाइन नाम दिया? कैप्रिकॉर्न लाइन। ऊपर वाली 23.5 कैंसर, नीचे वाली 23.5 साउथर्न लैटिट्यूड, देन कॉल्ड कैप्रिकॉर्न लाइन, यानी कि मकर रेखा नाम दिया गया। उससे ऊपर की अगर हम बात करें तो कह रहा है जी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 नॉर्थर्न लैटिट्यूड, तो नाम दिया गया आर्कटिक सर्कल। क्या नाम दिया गया? आर्कटिक वृत्त नाम दिया गया, आर्कटिक सर्कल नाम दिया गया। इस प्रकार दक्षिण में 66.5 डिग्री 66.5, इसको नाम दिया गया अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त नाम दिया गया। उसी प्रकार ऊपर की तरफ गए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम रखा गया उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल। दक्षिण की तरफ गए 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथर्न लैटिट्यूड, इसका नाम रखा दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल। तो इस प्रकार आपके सामने कुछ अक्षांशों के नाम रखे गए। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, जिसको हमने भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन बोला था। भूमध्य से ऊपर उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, वहां से गुजरने वाली प्रत्येक अक्षांश को आप लोग उत्तरी अक्षांश बोलोगे क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से नीचे का हिस्सा अपने पास है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर। इसमें से गुजरने वाली प्रत्येक रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, साउथर्न लैटिट्यूड लाइन बोलेंगे। तो उत्तर की तरफ हम गए 23.5 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 नॉर्थर्न लैटिट्यूड लाइन, जिसका नाम इंग्लिश में रखा गया कैंसर लाइन और हिंदी में रखा गया भैया कर्क रेखा। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 साउथर्न लैटिट्यूड, इसका नाम रखा गया मकर रेखा, अंग्रेजी वाले कहते हैं कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न। उसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हम गए तो मिला आपको आर्कटिक वृत्त, 66.5 नॉर्थर्न लैटिट्यूड, देन नॉन एज आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि साउथर्न लैटिट्यूड पे गए तो क्या मिला? अंटार्कटिक सर्कल। कौन सा सर्कल मिला? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त मिला 66.5 डिग्री दक्षिण का अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश
90 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड। नाम क्या देगा? उत्तरी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल। उसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड। क्या नाम दिया? दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल इसका नाम रखा गया। तो इस प्रकार आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं आपकी थी जिसका नाम अलग अलग रखा गया। ये सभी रेखाएं आपके सामने थी। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें हम लोग। इससे आगे क्या कहता है कि जी अपनी पृथ्वी यहां पे है, पृथ्वी यानी कि अंग्रेजी में अपन ने इसको अर्थ किया था, और ये एक तारे का परिवार है, यानी कि स्टार की फैमिली का हिस्सा है। एक स्टार है, उसकी फैमिली का पार्ट है ये, मतलब उसके परिवार का हिस्सा है। और उस स्टार का नाम है सूर्य, यानी कि सन। क्या नाम बताया? सूर्य यानी कि सन। सन ने कहा था जी मेरी फैमिली में 99% ऊर्जा, यानी कि जी एनर्जी, और 99% ऊष्मा, यानी कि जी हीट, दोनों चीजें सप्लाई करने की जिम्मेदारी मेरी है। भाई परिवार में बाबू है, परिवार का बड्डा है, परिवार ने संभाल रहा है, परिवार बनाया है इसने, तो इसका परिवार है यो। और सूर्य का जो परिवार है उसने लोग क्या करें? सौर मंडल, अंग्रेजी वाले इसने कह दिया करें सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम है फैमिली किसकी? सूर्य की। अपनी फैमिली को पालने के लिए, क्योंकि इसकी फैमिली को दो चीजें चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए और एक उष्मा चाहिए। ऊर्जा यानी कि एनर्जी चाहिए, उष्मा यानी कि हीट चाहिए। तो सूर्य ने कहा भाई मेरी फैमिली में 99% तक ऊर्जा और उष्मा मैं सप्लाई करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है भाई। तो पृथ्वी इसकी फैमिली का हिस्सा है, अर्थ इसकी फैमिली का हिस्सा है। अर्थ ने इससे मांगा कि हीट और एनर्जी दे, तो सूर्य ने कहा जी दे दूंगा। अब सूर्य ने कहा कि जी, पृथ्वी ने कहा कि कैसे देगा? बोला भाई किरण के माध्यम से दूंगा, रेज के माध्यम से दूंगा। भेज भाई, क्यों कर भेजेगा? तो उसने किरण भेजी, तो एक किरण इस प्रकार निकल गई, एक किरण इस प्रकार निकल गई, क्योंकि इस पृथ्वी की पोजीशन सूर्य के सामने कितने डिग्री थी? 90 डिग्री के एंगल पे थी, कोण पे थी। तो इसका ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों ही वंचित रह गए किससे? सूर्य की किरणों से। ये पृथ्वी ने कहा कि भाई मेरे यहां पे तो कोई नहीं आया, तो अपने घर में माँ है, माँ नीचे रोटी पुलाया कर चूल्हे पे, उसकी जिम्मेदारी है आपको रोटी देना, और आप ऊपर बैठे हो, आपकी माँ कवे रोटी खा ले, तो आप नू कवाना ऊपर दे जा, तो वानू कहेगी नीचे पड़ ले खा ले, मेरा काम है बनाना। तो इसी प्रकार ये बाबू है अपने परिवार का, सौर मंडल का, इसका नाम से सूर्य ने बोला मैं किरण भेजूंगा नु है, अपनी स्थिति ने चेंज कर ले, जिसकी वजह से तेरे दोनों हिस्सों में पूरी सूर्य की किरण आ जा। मैं तेरे लिए अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकता, अपने नियम को चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए पृथ्वी ने क्या किया? अपने आप को सूर्य की तरफ 23.5 डिग्री झुका दिया, यानी कि बैंड कर दिया। अब जब ये बैंड हुई तो जो एंगल 90 का था वो 66.5 का ही रह गया। कितने डिग्री का रह गया? 66.5 का। यानी कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे, अपनी कक्षा तल पे 23.5 डिग्री बैंड है, और वो जो एंगल बन गया, जो बचा एंगल बचा, वो पहले जो 90 का था 23.5 डिग्री बैंड होने से जो बचा वो 66.5 डिग्री का बना। कितने डिग्री का बना? 66.5। इस लोकेशन के हिसाब से सूर्य किरणें
इस पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे पहुंचना क्या हो गई भैया, शुरू। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग जगह पे सूर्य की किरणें अलग अलग तरीके से पहुंचती हैं। जैसे सूर्य कहता है जी मेरी किरणें हमेशा सीधी रहेंगी, ऑल टाइम कैसी रहेंगी भैया, स्ट्रेट। ऑल टाइम रहेंगी स्ट्रेट। अब अगर मेरी किरणें हमेशा सीधी रहेंगी, देखिए सूर्य कह रहा है आपके, सूर्य ने कहा कि भैया मेरी पोजीशन है और मेरी पोजीशन के हिसाब से पृथ्वी की लोकेशन सेट है, और पृथ्वी की जो लोकेशन सेट है उस लोकेशन के हिसाब से मैं अपनी किरणें उसके पास भेजता रहता हूं, लगातार अपनी किरणें भेजता रहता हूं। जैसे सूर्य की किरणें कहती हैं कि जी हम ऐसी पृथ्वी की एक लोकेशन बनाते हैं, हमेशा सीधी किरणें रहती हैं। अब जब सीधी किरणें रहेंगी तो गर्मी ज्यादा होगी, और गर्मी ज्यादा होगी तो उसको कहा जाएगा उष्ण कटिबंध, यानी कि आपका कौन सा जोन बनेगा, ट्रॉपिक जोन। यानी कि सूर्य अपनी किरणों को हमेशा अगर सीधा रखेगा पृथ्वी की किसी एक जगह पे, ऑल टाइम स्ट्रेट अगर रखेगा, तो समझ लीजिए वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, वहां पे ट्रॉपिक जोन होगा। और ऐसा सिचुएशन हमारी पृथ्वी पे बनती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे। कौन सी रेखा पे बनती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे बनती है, जिसको आप लोग कौन सी रेखा कहते हो बेटा, भूमध्य रेखा कहते हो। यानी कि जिसको आप लोगों ने किसके नाम से पुकारा था, इक्वेटर के नाम से पुकारा। यानी कि इक्वेटर ऑल टाइम स्ट्रेट रेज रहता है सूर्य की, इसीलिए वहां पे आसपास जो हिस्सा रहता है वहां पे कौन सा कटिबंध रहेगा, उष्ण कटिबंध रहेगा, ट्रॉपिक जोन यहां पे रहेगा। फिर सूर्य कहता है जी मैं 6 महीने जो किरण है वो स्ट्रेट यानी कि सीधी भेजता हूं, 6 महीने अपनी किरणों को तिरछा यानी कि बेंड करके भेजता हूं। अब जब सीधी देगा तो गर्मी, तिरछा देगा तो सर्दी, और ऐसे गर्मी और सर्दी वाले हिस्से को कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, उपोष्ण, यानी कि सब ट्रॉपिक जोन। कौन सा जोन बताया, सब ट्रॉपिक जोन। और ऐसा जोन हमारे यहां पे या तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे संभव है, या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि नॉर्थन साउथर्न लैटिट्यूड पे है। ऊपर का हिस्सा कर्क रेखा, नीचे का हिस्सा बेटा मकर रेखा। यानी कि 6 महीने किरणें सीधी रहती हैं, 6 महीने किरणें तिरछी रहती हैं। ऐसा संभव हमारी पृथ्वी पे 2 जगह होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पे, 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी रेखा पे, मकर रेखा पे। इस प्रकार यहां पे जो कटिबंध रहता है, इनके आसपास जो शहर रहेंगे उनके ऊपर रहेगा आपका उपोष्ण कटिबंध, यानी कि गर्मी और सर्दी का मौसम रहेगा। उसके बाद कहता है जी एक जगह ऐसी है जहां पे हम हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी भेजता हूं, कोई लोकेशन ऐसी है, ऑल टाइम बैंड रहेगी। अब ऑल टाइम बैंड रहेगी तो जी वहां पे जो कटिबंध बनेगा उसका नाम है शीतोष्ण कटिबंध। अंग्रेजी में आप इसने कह देंगे टेम्परेट जोन। कौन सा जोन बनाएंगे, टेम्परेट, जहां सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी रहेंगी, वहां पे हल्की हल्की ठंड रहेगी, और ऐसे हल्की ठंड वाले मौसम को कहा जाता है टेम्परेट जोन। और ये टेम्परेट जोन अपने यहाँ पे कहां पे होगा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
ये दोनों आपके आर्कटिका सर्कल यानी कि आर्कटिका वृत्त, और दूसरा अंटार्कटिका वर्ग यानी कि अंटार्कटिका सर्कल, यानी कि यहां पे हमेशा हल्की हल्की ठंड रहेगी, जिसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो आर्कटिका और अंटार्कटिका के आसपास जो भी देश होगा वहां पे शीतोष्ण कटिबंध रहेगा, यानी कि टेम्परेट जोन रहेगा। लास्ट में कहता है जी मैं सूर्य की किरणें बहुत कम भेजता हूं, रेयर केस होता है, कभी कभी पहुंचते हैं, और कभी कभी पहुंचेंगी तो बर्फ जम जाएगी, और बर्फ जम जाएगी तो उसको कहा जाता है शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहा जाता है? शीत यानी कि फ्रीज जोन। कौन सा जोन है? फ्रीज जोन। अब फ्रीज जोन की अगर हम बात करेंगे तो वो अपने यहां पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मिलेगा। 90 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड, 90 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड दोनों पे मिलेगा। और यहां पे अपने पास कौन होंगे? यानी कि उत्तरी ध्रुव यानी कि आपका नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव यानी कि आपका साउथ पोल रहेंगे। तो सूर्य ने कहा पृथ्वी को कि मैं आपका पिता हूं, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, मेरी सिस्टम का हिस्सा हो, और मेरे सिस्टम में 99% हीट और एनर्जी मैं सप्लाई करता हूं और मैं रेज के माध्यम से भेजता हूं। पृथ्वी ने अपनी लोकेशन भेजी कि मेरी लोकेशन ये है, 23.5 मैं बैंड हो चुकी हूँ, 66.5 डिग्री का यानी कि 66.5 का एंगल मेरा रह गया है, उसके हिसाब से आप अपनी रेज को भेजिए। सूर्य ने पृथ्वी पे जब रेज को भेजा तो उसको 4 पोजीशन मिली। पहली पोजीशन हमेशा सीधी रही किरणें, ऑल टाइम स्ट्रेट। जब सूर्य की किरणें हमेशा सीधी रहेंगी तो गर्मी ज्यादा होगी, और गर्मी ज्यादा होगी तो उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिक जोन इसको बोला जाता है। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे होता है, भूमध्य रेखा पे होता है, इक्वेटर लाइन पे होता है। फिर कहते हैं 6 महीने किरणें सीधी रहेंगी, 6 महीने तिरछी, 6 मंथ स्ट्रेट, 6 मंथ बैंड। 6 महीने सीधी तिरछी वाले मौसम को कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिक जोन। और ऐसा होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा पे। 23.5 नॉर्थन लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड कैंसर लाइन, 23.5 साउथर्न लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड कैप्रिकॉर्न लाइन। फिर कहता है जी हमेशा तिरछी रहेंगी, ऑल टाइम बैंड, वहां पे हल्की ठंड रहेगी, शीतोष्ण कटिबंध बोला जाएगा, टेम्परेट जोन बोला जाएगा। और ऐसा हमारी पृथ्वी पे होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिका वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका वृत्त, 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 नॉर्थन लैटिट्यूड लाइन आर्कटिका सर्कल, 66.5 साउथर्न लैटिट्यूड लाइन अंटार्कटिका सर्कल, बहुत दोनों पे आपको टेम्परेट जोन मिलेगा। फिर कहता है जी ऐसी जगह जी मैं कभी कभी पहुंचाता हूं, बहुत रेयर केस पहुंचती है किरणें। अब ऐसी जगह पे तो क्या होगा? बर्फ जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी तो फ्रीज हो जाएगा। कौन सा जोन बनेगा? फ्रीज जोन बनेगा। और फ्रीज जोन आपका कहां पे बन रहा है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव पे, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव पे, 90 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड देन नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड देन साउथ पोल। इस प्रकार आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का चैप्टर शुरू कराया, और उसमें से लैटिट्यूड लाइन यानी कि अक्षांश रेखा के बारे में जितना भी कुछ हो सकता था वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया, और आपके सामने पूरा बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से मेंशन करके समझाया गया, और एक एक शब्दों को तरीके से समझाया गया। अब देखिएगा, अगर आपको ये चाहते हो कि देखिए सर हमें समझ में तो आ गया, अब इसके वन लाइनर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, इनका ऑब्जेक्टिव कहां से मिलेगा, इनका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, प्रोजेक्ट कहां से मिलेगा। देखिए 4 चीजें बोल रहा हूं मैं। पहले जैसा प्रोजेक्ट आपके सामने पेश किया गया सेम टू सेम एक प्रोजेक्ट, क्लियर है। दूसरा इसका वन लाइनर क्वेश्चंस, तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव, और चौथा इसके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, और पांचवा वो क्वेश्चंस जो एग्जामिनर ने आपके पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में
किसी भी प्रकार का एग्जाम्स है, लैटिट्यूड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है या भविष्य में वो पूछने वाला है, वो क्वेश्चंस और उनके आंसर वो आपको मिल जाएंगे। ये आपका यूट्यूब चैनल है जहां पे आप लोग वीडियो देख के स्टडी कर सकते हो, जिसको आप लोग @सुमित जीएस वर्ल्ड के नाम से आप पढ़ रहे हो। कोई गैप नहीं देना है, डायरेक्टली पढ़ना है आपको इसमें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, वन लाइनर चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप आइए @सुमित जीएस वर्ल्ड आपके टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और आप अच्छे से तैयारी करिएगा। और वही दोबारा से कहना चाहूंगा, अपने सपनों को साकार कीजिएगा अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और पढ़ के लग जाइएगा नौकरी और संवारिएगा अपनी जिंदगी। दम है दिखाना पड़ेगा, दम है दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगर आए हो इस दुनिया में तो कुछ लोगों को दिखाना पड़ेगा दोस्तों। और पढ़ना पढ़ाना मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं। लगे रहिएगा @सुमित जीएस वर्ल्ड में।